वेलकम बैक अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जीके। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। तो फ्रेंड्स, करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है पीएम केयर फंड और एनडीआरएफ का जो अभी विवाद चल रहा था, उसी से रिलेटेड अभी सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है। उसी को लेकर के आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। फ्रेंड्स, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो पीएम केयर फंड पे जो फैसला सुनाया उसके तहत क्या किया है कि जो पीएम केयर फंड का जो पैसा था उसको एनडीआरएफ पे जाने से मना कर दिया था। अभी पीएम केयर फंड क्या है और एनडीआरएफ क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो। बात करेंगे आखिर ये मामला चर्चा में क्यों है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो पीएम केयर फंड है, यहाँ से की राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष यानी जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर, ठीक है, राहत कोष है, उस पे फंड पे हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया है, इसके बारे में हम मामला पूरा जानेंगे डिटेल में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या कहा है कि दोनों ये फंड जो है यानी कि पीएम केयर फंड और जो एनडीआरएफ है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं और पूर्णतः एक दूसरे से क्या है, ये दोनों अलग है। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये दोनों जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं और इनका जो ये मामले हैं, ये दोनों क्या है, पूर्णतः एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। यानी कि पीएम केयर फंड का पैसा अलग है और जो एनडीआरएफ का पैसा है वो दोनों क्या है, ऐसा फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो डिस्कस करते हैं आखिर पीएम केयर फंड पे जो डिसीजन दिया है उसके तहत हुआ क्या था, किसने याचिका दर्ज की थी कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा। तो जो एक सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नामक एक कंपनी है, संस्था है, जिसको सीपीआईएल कहते हैं, सीपीआईएल का नाम उसका याद रखिएगा, सीपीआईएल। इसने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की थी। इस याचिका में उन्होंने ये मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो पीएम केयर का फंड का पैसा है उसको क्या किया जाए, हस्तांतरित कर दिया जाए किसमें, एनडीआरएफ में। यानी कि जितना भी पैसा पीएम केयर फंड में बना, जो भी आया पैसा एकत्रित हुआ, उसको एनडीआरएफ में यानी कि जो एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए, ऐसी मांग की किसने, सीपीआईएल ने। तो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो अब बात कर लेते हैं दोनों संस्थाओं की, आखिर पीएम केयर फंड क्या है और एनडीआरएफ क्या है। चलिए पहले डिस्कस करते हैं पीएम केयर फंड की। तो जो आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में अभी कोविड-19 महामारी का क्या प्रकोप है, इसी को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया था, इसको आपातकाल की स्थिति को निपटने के लिए 27 मार्च 2020 को, कब, 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष, जिसको प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड कहते हैं, यानी इसी को शॉर्ट में कहते हैं पीएम केयर फंड, केयर्स फंड का नाम देते हैं। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना की और ये फंड जो था एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट था। इसका मतलब क्या होता है कि सब लोग इसमें जो भी पैसा आएगा वो दान दिया वो पैसा आएगा, यानी चैरिटी के रूप में जो भी पैसा आएगा वही इसमें एकत्रित होगा। ठीक है फ्रेंड, और अगर इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष है, यानी कि हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वही इसमें इसके पीएम केयर फंड्स के क्या है, अध्यक्ष हैं। और इसके अतिरिक्त इसके 3 और अध्यक्ष होते हैं। पहला होता है भारत का रक्षा मंत्री, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा है वित्त मंत्री। ये भी केयर फंड के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं पीएम केयर फंड के बारे में। और क्या बात है कि जो पीएम केयर फंड की राशि है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि कितनी राशि होगी इसमें ट्रांसफर की जा सकती है, यानी कि कितना जितना मन हो आप इसमें पैसा डाल सकते हो। ठीक है, और ये इसमें विदेशी लोग जो फॉरेन में वो भी इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, ऐसा फंड बनाया था। और इसमें क्या हुआ कि जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने क्या किया, इस पीएम केयर फंड में क्या किया, अपना योगदान दिया। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, अगर पीएम केयर फंड के कार्य के बारे में डिस्कस करें तो ये पीएम केयर फंड क्या होता है, इससे प्राप्त की गई जो राशि होती है वो आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने किया जाएगा। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति के या किसी राज्य स्टेट में क्या होगा, कोई आपदा जैसे बाढ़ हो गई, महामारी कोई भी फैल जाएगी, तो उसकी सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसको जो भी पैसा आएगा उसको नागरिकों की सुरक्षा में लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसा पीएम केयर फंड के जो कार्य है ऐसा निर्धारित किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं एनडीआरएफ की, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्टोर फंड है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और इसके, ठीक है, 2005 में इसकी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, क्या होता है कि जो कि आपदा आपातकाल होता है, जब लग जाता है आपातकाल, यानी कि जब भी कभी राज्य में किसी स्टेट में क्या होता है कि कोई वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है या कोई बाढ़ आ जाती है, तब ये पीएम केयर फंड से जो एनडीआरएफ होता है ये पैसा उपलब्ध कराता है। लेकिन क्या होता है, ये एनडीआरएफ जो होता है पैसा तभी उपलब्ध कराता है यदि उस राज्य, जिस राज्य में कोई आपदा आई है, उसकी जो एसडीआरएफ होता है, यानी कि स्टेट डिजास्टर प्रक्रिया फंड, मतलब रीएक्टमेंट कोष होता है, फंड होता है, उसकी सहायता क्या होती है, जब उसकी
सहायता तब करता है जब उसके राज्य के पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आप शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, जो एनडीआरएफ होता है वो राज्यों को पैसा तभी देता है किसी आपातकाल के लिए कि जब अगर उसकी जो राहत कोष है एसडीआरएफ, उसका जो पैसा उसमें मतलब जीरो खाता बंद हो गया हो लगभग, तब पैसा देता है उसको, ठीक है। तो ये एनडीआरएफ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इनके बारे में डिफरेंस देखते हैं कि आखिर एनडीआरएफ है और जो पीएम केयर फंड है, इनके बीच में दोनों में अंतर क्या है। अंतर की बात करें, जो 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 एनडीआरएफ है, इसका जो सरकार द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जाता है। वित्त उपलब्ध का मतलब सरकार द्वारा पैसा एनडीआरएफ में दिया जाता है। जो भी संचित निधि का होता है, संचित निधि क्या होता है? संचित निधि वो होता है मतलब जो भी कर टैक्स जो सरकार को प्राप्त होता है वही संचित निधि होता है। तो संचित निधि द्वारा सरकार द्वारा इसको वित्त उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन जो पीएम केयर फंड है, इसमें क्या किया कि जो आम नागरिक है भारत के या विदेश के, वो क्या कर सकते हैं, इसमें अपना चैरिटी दे सकते हैं। तो ये पीएम केयर फंड में होता है। दूसरा वो होता है जो एनडीआरएफ होता है, ये उस राज्य को राष्ट्र अपनी प्रक्रिया के रूप में अपना पैसा उपलब्ध कराता है उस राज्य को जहां की उसकी एसडीआरएफ में क्या हो, एक भी पैसा ना हो। लेकिन जो पीएम केयर फंड है वो हर स्थिति में पैसा उपलब्ध करा सकता है। मतलब कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए तो पीएम केयर फंड का अपना पैसा उपलब्ध करा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें एनडीआरएफ की, तो इसके जो ऑडिटर जनरल होता है भारत का, यानी नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक होता है, वो इसको खातों को ऑडिट करता है। यानी इसकी खाते की जो जानकारी है, यानी कि लेखा जोखा जो भी रखता है, वो कौन रखता है? जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। लेकिन जो पीएम केयर फंड है, उसका जो कैग इसमें कैग एडिट नहीं करता, यानी कि इसमें कोई जो अपना निजी है प्रधानमंत्री का, वही इसको ऑडिट करता है। और जो एनडीआरएफ होता है, इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आरटीआई अधिनियम जो 2005 में लागू किया गया था, इसके तहत कोई भी जानकारी मांगी जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो पीएम केयर फंड की जानकारी है, इसको आरटीआई के द्वारा नहीं मांगी जा सकती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो टर्म आए, एक तो आया आरटीआई अधिनियम 2005 क्या था और एक कैग का आया, तो इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के तहत हुआ क्या था कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, आप किसी भी सरकारी संस्थाओं को पारदर्शिता में लाने के लिए इसकी क्या किया गया, इसको बनाया गया था, इस अधिनियम को पारित किया गया था। इसके तहत यदि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जितनी भी कोई भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें आरटीआई लगा के आप उसकी जितनी भी जानकारियां हैं सारी हासिल कर सकते हो। और इसके अगर संसद में बात करें कि इस अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 12 मई 2005 को इस अधिनियम को पारित किया गया और संपूर्ण देश में 12 अक्टूबर 2005 से इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अगर इसको बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 19 के तहत, जो कि स्वतंत्रता का अनुच्छेद है, 19 से लेकर के 24 तक का, ठीक है, 19 से 22 तक का, सॉरी, वहां पे स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है मौलिक अधिकारों में, उनके अंतर्गत आरटीआई को रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने आरटीआई के बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं कैग के बारे में, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, ये क्या होता है। तो संविधान के जो अनुच्छेद 148 है, उसके तहत कैग के बारे में, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है। और इसका कार्य क्या होता है कि संविधान में इसकी जो 149वें अनुच्छेद में इसके कार्य और शक्तियां को वर्णन किया गया है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में? 148 में कैग के बारे में बताया गया है और उसकी अधिकारों के बारे में 149 में बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो कैग होता है, ये क्या होता है? लोक वित्त का संरक्षक होता है। लोक वित्त का संरक्षक का मतलब क्या होता है? जो संचित निधि होती है उसका संरक्षक होने के साथ साथ ये क्या होता है, संपूर्ण जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसका क्या करता है, नियंत्रक रखता है। यानी कि जितना भी पैसा उसके टैक्स के रूप में सरकार को प्राप्त होता है, उसकी संपूर्ण जानकारी कौन रखता है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आर्टिकल कौन से है? 148 और इसके कार्य 149 में है। और आगे बात करें कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है इसकी नियुक्ति करता है। और ये अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? 65 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी बात करें आखिर प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक कौन है, तो अभी पिछले महीने अगस्त महीने में जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के कौन थे, उपराज्यपाल थे, उनको उनके उस इस्तीफा दिया और भारत का कैग बना दिया गया, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो ये हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को खारिज क्यों कर दिया। आखिर क्या था ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सीपीआईएल था उसके जो याचिका दायर की थी उसको खारिज कर दिया। तो फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता थे उनका कहना था कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष है, जो कि एनडीआरएफ है, उसको क्या किया जाए कि जो कैग हो उसके हाथों में दे दिया जाए। यानी कि जैसे जो एनडीआरएफ के जो भी ऑडिट करने का लेखा जोखा रखता है वो कैग रखता है, ऐसे पीएम केयर फंड का जो वो उसको भी कैग के हाथों में दीजिए। लेकिन क्योंकि जो पीएम केयर फंड का जो पैसा आ रहा है उसको किसी निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जा रहा है, इसको लेखा जोखा रखा जा रहा है, तो इसी के लेकर याचिका दायर की जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए ये साफ तौर से कह दिया है कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो पीएम केयर फंड के ऑडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि ये जो पीएम केयर फंड है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, यानी कि इसमें कोई भी सरकारी पैसा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि लोगों ने क्या किया है, पब्लिक अपनी चैरिटी लोगों ने क्या किया, अपने दान स्वयं दान दिया है। इसलिए इसमें इसको जो कहा गया उसके द्वारा इसको क्या करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों खारिज किया आपको अगर सीधी भाषा में समझ में, कि जो पीएम सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो कह गए उसको इसकी मामले की जानकारी की जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो पीएम केयर फंड है वो क्या है, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, यानी कि लोगों ने इसमें अपनी दान स्वयं दिया है, तो इसको जब दान दिया है तो उसपे सरकार का कोई लेन देना नहीं है ना, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज का को खारिज कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा लेक्चर समाप्त होता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो हमारा पीएम केयर फंड है इसकी स्थापना कब की गई, तो 27 मार्च 2020 को इसकी स्थापना की गई, और इसका अध्यक्ष कौन है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष यानी जो एनडीआरएफ होता है इसकी स्थापना कब की गई, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पारित हुआ, तो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ। और बात करें कि आखिर जो नियंत्रक और मालिक का परीक्षक होता है, ठीक है, उसका कौन से अनुच्छेद में है, तो 148वें अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है। और इसके कार्यों की इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और कार्य और शक्तियों का विवरण 149वें अनुच्छेद में है। और वर्तमान में बात करें भारत का कैग कौन सा है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वंदे मातरम।